बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुख़ातब हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर आइन और कानून की जो बालादस्ती की बातें होती है, मेरिट और गुड गवर्नेंस की जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं, क्या उस पर 100% अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ग़ुलामुल्लाह साहब, ये बताइए कि सदर आज़ाद कश्मीर की वफ़ात के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर टाइमली इलेक्शन नहीं हुए, इसकी क्या वजूहत है? आप समझते हैं कि हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती पर अमल दरामद करने में कामयाब हुई या मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है? क्या कहेंगे इस पे? अच्छा रज़ा साहब, ये इस रियासत की बदकिस्मती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हो रही हैं कि जिनका कानून से और आपके जो आइन है 1974 का आइन, उसके मग़ायर हो रही हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि इस वक्त गैर कानूनी तौर पे एक शख्स जो है वो दो ओहदों को, दो स्टेटस को इंजॉय कर रहा है। आप देखें कि इस वक्त जैसे आपके स्पीकर साहब हैं, तो वो स्पीकर के जो पोजीशन है उसके ऊपर भी विराजमान है और कायम मकाम सदर की हैसियत से सदर की जो पोजीशन है नहीं, उसके वो ऊपर आज भी खुद तो विराजमान विराजमान है। नहीं है, मैं उनको जब बताता तक हूँ इलेक्शन नहीं होगा तो वही बताता उन्हीं के हूँ पास ज़ाब्ते रहेगा की सब बात चार्ज। बता रहा हूँ ना, अच्छा ज़ाब्ते अच्छा। की। अब आपके पास स्टाफ मौजूद है, काम करने के लिए जो चीजें होनी है वो सारी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि जो सदर है ही नहीं। मतलब जिस सदारती ओहदे की आप बात करते हैं या जिस पोजीशन की आप बात करते हैं कि रियासत के अंदर अभी तक जो सदर है उसकी तैनाती नहीं हुई। लेकिन आप देख लें, जो बंदा तैनात ही नहीं हुआ उसके 3 एडवाइजर लगा दिए गए, उसके साथ मामले खसूसी लगा दिए गए। अब सवाल यह है कि कायम मामले मकाम सदर को इख्तियार तो मुकम्मल होते हैं ना जी। रजा साहब, अख्तियार तो बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर ये भी अख्तियार होता है कि आप आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त के मतलब लॉकडाउन के ऊपर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि स्कूलों को छुट्टियां दे दें, जो आपका पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन है उसको रोकें, और जो मतलब रियासत है उसके जो अखराजात हैं उनको कम से कम करें, ताकि जो हमारी तरक्की का पिया है, जो हमारी रियासत का पिया है, वो चलता रहे। और ऊपर से आप एक आदमी मौजूद ही नहीं है, उसका मतलब वजूद ही नहीं है। एडवाइजर की जरूरत तब होती है कि जब उस ओहदे के ऊपर एक शख्स मौजूद होता है और उसको एडवाइस की जरूरत होती है, वो मशवरे की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो उन लोगों से कंसर्न करता है। एक बंदा ही नहीं है, एक ओहदा ही मौजूद नहीं है और एक शख्सियत ही उस ओहदे पे मौजूद नहीं है, और आप इस तरह कर रहे हैं। जहां तक आपने जो सवाल किया कि जो सदर रियासत का जो है, रजा साहब, जो कानून की बात है, तो कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर आप पाबंद हैं कि आप उस ओहदे को फिल करें और इस ओहदे के ऊपर इंतखाब करा के जो जिस शख्स को भी आपने उस ओहदे के लिए आप वोट देंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो उस ओहदे पे लगेगा। लेकिन मेरे पास जो खबर है, मेरे पास जो चनीद है, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर फैसल मुमताज राठौर साहब की जो हुकूमत है, तो वैसे तो बज़ाहिर उसके पास अक्सरियत मौजूद है, लेकिन मेरे पास खबर ये आप दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे और बज़ाहिर, इसके क्या मतलब है? समझा नहीं हूँ। वैसे और बज़ाहिर ये कि बज़ाहिर तो आपको लग रहा है ना कि 29 वोट लेके वो लोग उनके पास मौजूद हैं तो वो बैठे हुए हैं। तो वैसे ये है कि वो सदर का इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि उनको ये पता है कि अगर वो सदारती इलेक्शन करवाएंगे तो यकीनी तौर पे, क्योंकि उनके पास तो अक्सरियत मौजूद नहीं है, जब अक्सरियत मौजूद नहीं है तो वो इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। इस बात को भी छोड़ दें। ग़ुलामुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है? अक्सरियत भी मौजूद नहीं है और वो ये इलेक्शन जीत भी नहीं सकते हैं। और अगली मेरी बात यह है कि अगर ये इलेक्शन जो इस वक्त जो इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है हार जाती है, तो उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है तो उसका इस रियासत के अंदर स्टेटस क्या रह जाएगा? आपकी बात में अवाम है, वोट लेना आपकी पड़ेगा। बात में अवाम है, अक्सरियत नहीं है। सदारती इलेक्शन के लिए अक्सरियत नहीं है या वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं है? वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन ये आश्कार तो तब होगी ना कि जब किसी जगह पे वोट डालने का वक्त आएगा। साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और मेरे नाज़रीन को बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है। और एक और मिसाल दे दूं, वैसे अगर आप कौन से शफी के लिए, मेरे पास आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी है, तो ये लोग फरियाल तालपुर साहिबा के पास गए। ठीक है। तो वहां जाके इन्होंने जाके बताया, क्योंकि एक्शन कमेटी जो है उसका मुतालबा भी था कि जो डिप्टी स्पीकर है, क्योंकि ये भी जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनमें से एक शख्स है, तो उनका भी मुतालबा था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कि इसके जो ये जो ओहदा है तो इसके ऊपर वो अपने किसी फर्द का इंतखाब करें। उसके लिए मेरे ख्याल में मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा शॉर्टलिस्ट भी हुई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने उनको इजाजत दे दी, गो एड दे दिया कि जाए और जाके जो डिप्टी स्पीकर है उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। तो वो अदम एतमाद की खबरें चली, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं जमा हो सकी? उनके पीछे कौन सी ताकतवर शख्सियत बैठी है? कोई ताकतवर शख्सियत की बहुत बात किया है। तो जब आज़ाद कश्मीर में आकर ये दोबारा बैठे और दोबारा जब बात डिस्कस हुई तो पता चला जी कि हम डिप्टी स्पीकर को नहीं उतार सकते, तहरीक कदम एतमाद नहीं ला सकते। तहरीक कदम एतमाद लाएंगे हम नंगे होकर रह जाएंगे, क्योंकि तहरीक कदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, हमारे पास अक्सरियत नहीं है, जिस वजह से आपका डिप्टी स्पीकर अभी तक अपने ओहदे के ऊपर विराजमान है। और जहां तक साहब आप किस अक्सरियत की बात कर रहे हैं? आपको याद है स्पीकर का जब इलेक्शन हुआ था, आप अक्सरियत की बात करते हैं। रजा साहब, हुकूमत इनके पास, ताकत इनके पास है। आपका स्पीकर साहब तो माशाल्लाह 18 वोटों के ऊपर स्पीकर मुंतखब हो गए थे, लेकिन बात कितने वोटों से? 18 वोटों पे नहीं, टोटल कितने वोट थे? 53। हाँ, 53 वोट है, 18 वोटों से वो स्पीकर मुंतखब हो गए थे। उस हवाले से मेरे हाल में मकबूल गुजर साहब ने कोर्ट में भी जाने का ऐलान किया। रहनुमा है मकबूल गुजर साहब, वो कहीं अदालत का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया। अब अदालत तो देखते हैं उसके ऊपर क्या डिसीजन देती, क्योंकि जब अदालती मामला तो मैं उसको ज्यादा देर बहस नहीं लाता। अब कहने की बात यह है कि अब दूसरा, जब जो आप कहते हैं ना आजाद कश्मीर के अंदर, एक बात रजा कादमी साहब आपने याद रखनी है, और मैं तो वैसे मुझे अजबर याद है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बरादरीज़म एक लानत की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। और जो गुजर साहब हैं तो उनके पीछे यकीनी तौर पे उनकी बरादर भी खड़ी है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको हटाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर उनके हमदर्दों की इतनी तादाद जरूर मौजूद है कि वो कहते नहीं भाई साढ़े नाम तो बता दें, साढ़े बंदे नाल थोड़ा हाथ हल्का रखें। ये नहीं कि उनके अपनी बरादरी के चंद लोग हैं। तो आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, आपको वाकई नहीं पता? चलो अगर मुझे पता है मेरे नाजरीन को बता दें। आजाद कश्मीर में हर बंदे को पता है कि किसके पीछे कौन खड़ा है। तो अब ये बातें आप मुझसे करवा के क्यों चाहते हैं? देखें, ये प्रोग्राम जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, हमारे नाजरीन को ये तो पता चले ना कि हम क्या कह रहे हैं। सारे लोगों को तो नहीं पता होता। रजा साहब, हम जो कह रहे हैं ना, तो हमें तो वो भी बताया कि जो इनको भी नहीं पता, जो हमें सुनते हैं ना वो हमसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। जो हमें सुनते हैं ना वो हमसे ज्यादा उनकी हालात और वाकयात के ऊपर गहरी नजर है। तो मैं वैसे नाम क्या दिया करता हूँ, लेकिन मैं अब कोशिश मेरी ये है कि नहीं, कुछ चीजें मैं आपके खाते में भी रखूं और कुछ चीजें नाजरीन के खाते में भी रखूं, ताकि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ फैसल मुमताज़ राठौर साहब बड़े यंग एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत ठीक डिलीवर कर रही है? रजा साहब, मेरा तो तजिया हो रहा है, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं कि इस वक्त लोग या अवाम इस हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे ख्याल में और जो जितनी मेरी लोगों से गुफ्तगू हुई है, तो मैं समझता हूं कि जो मोमेंटम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर की सियासत में बना हुआ था, तो ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब की हुकूमत ने वो सारा मोमेंटम तोड़ के रख दिया है। तो ये अपने 6 माह की ये जो इनकी हुकूमत है, इसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सके। ये इस 6 माह के 6 माह की गवर्नमेंट में कोई मुमकिन भी नहीं था मेगा प्रोजेक्ट, कानूनी काम नहीं कर सके, ये कोई कानून साजी नहीं कर सके, ये सदर का इंतखाब नहीं करवा सके, ये डिप्टी स्पीकर को नहीं उतार सके, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम रहे। इन्होंने हेल्थ कार्ड एक एक्शन कमेटी की इमा पर मुतालबे पर इन्होंने हेल्थ कार्ड का इजरा किया, और उसके भी अभी तक यही तयन नहीं हो रहा कि किन अस्पतालों में आपका इलाज तो आपके बजट का हिस्सा था। और उसके बाद इन्होंने यूथ के लिए यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया, 7 करोड़ रुपए से जायद रकम इन्होंने दरख्वास्तों की मद में इकट्ठी कर ली, लेकिन बदकिस्मती के साथ उन नौजवानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, लेकिन उनको आज तक वो लोन नहीं मिले जिसकी बुनियाद पे वो अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकें, कारोबार शुरू कर सकें या कुछ और कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में रजा साहब एक बात याद रखें, वो पहले वाला दौर खत्म हो चुका है कि जब आप तक लोगों तक मालूमात की रसाई मुमकिन नहीं थी या रसाई मुश्किल होती थी। आज हर बंदा देख रहा है, और अब के बार जो इलेक्शन होंगे ना रजा साहब, वो आम इलेक्शन नहीं होंगे, ये कारकर्दगी की बुनियाद पे होंगे, और जिसके जो कारकर्दगी दिखाएगा
तो लोग उसी को वोट देंगे, क्योंकि आज मालूमात तक लोगों को बराह रास्त जो है लोग मालूमात उन तक पहुंच रही हैं और लोग आपको देख रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि एक मोमेंटम बना, सरदार तनवीर अलियाज साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, दीवान चुगताई साहब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, और चौधरी रशीद साहब हो गए, बहुत सारे वो लोग। चौधरी रशीद साहब मेरे ख्याल में शामिल नहीं हुए थे, तो वो हुकूमत साजी में शामिल, बड़े बड़े लोग मतलब देव हैकल किस्म के लोग शामिल हुए। और लोगों के ज़हन में ये चल रहा था कि जो आमदा इलेक्शन है या जो आमदा हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने में कामयाब हो जाएगी। और आज बहुत सारे लोगों के बारे में मालूमात मिल रही हैं कि वो किसी भी वक्त जिस गाड़ी पे आए थे तो उसी गाड़ी पे शायद वापस चले जाएं। और बहुत सारे लोग इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसके साथ राब्ते में। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर किसी और क़यादत से अगर ये जाते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं एमएलए बनूं, तो वो फ्यूचर देख के तो चला जाएगा, उसमें क्या है, आपको ये मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन ये है कि तीसरी एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक और पॉलिटिकल ताकत भी मौजूद है। जहां हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अलग बात है कि वो अभी तक उसके रजिस्ट्रेशन का जो मरहला है वो उससे गुजर रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आप उसको माइनस नहीं कर सकते आज़ाद कश्मीर की सियासत में। और गालिब इम्कान ये है कि जो आमदा इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि उनके पास तो एक बयानिया मौजूद है स्पेशली उन लोगों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, तो ऐसी सूरत में आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर ये इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाते हैं तो मुझे इनका मुस्तकबल इतना ताबनाक और इतना रोशन नजर नहीं आता निस्बतन दीगर जमातों। पीटीआई से 27 से ज़ायद एमएलए ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अब कोई पीपल पार्टी में चले गए, कोई नून लीग में जा रहे हैं, कोई जा चुके हैं, कोई जाने वाले अगले चंद दिनों में, आपको खबरें मिल जाएंगी। आप क्या समझते हैं ये जो लोग पीटीआई से इधर गए, से पीटीआई को नुकसान नहीं है? पीटीआई तो आज़ाद कश्मीर में मेजॉरिटी वोट तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग ले उड़ी है। रजा साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लोगों के जाने से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब उनका ये क्लेम है कि ये वो लोग थे कि जो हमारी गलतियां थी या हमारी पार्टी ने इनको टिकट दिया, ये पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि कहीं अंदरूने खाना, क्योंकि जो आपकी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये भी एक हकीकत है, और आपको और मुझे उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। इनके पास लोग भी मौजूद हैं। अब एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि एक्शन कमेटी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कहीं पे जाके इनका इत्तेहाद भी हो सकता है, ये एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो गिनतियां मैं और आप हर दिन के हिसाब से करते हैं तो वो गिनतियां तब्दील भी हो सकती हैं। देखिए, एक्शन कमेटी और पीटीआई अगर आपस में अलायंस करके हल्कों में उतरेंगी तो उसकी हैसियत से आप इनकार तो नहीं कर सकेंगे, उनके पास ताकत तो है। क्योंकि असल में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी डिस्कशन आज तक जो चलती रही है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि यही तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एग्जिस्ट कर रही थी, सामने थी, मौजूद थी, नजर आ रही थी। लेकिन जब क्योंकि लोग ज्यादातर लोगों का ये ख्याल था, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये ख्याल था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आएगी और हम शायद उसमें शामिल हो जाएं या उसका हिस्सा बन जाएं, और मतलब उनके पास एक वोट बैंक मौजूद है, ताकत मौजूद है, सारा कुछ। तो जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में ऐसा नहीं लेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आखिर पे अलायंस हो जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा, और आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वोट है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाएगा। अल्लाह साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जलसे, जुलूस और रैलियाँ शुरू हैं, क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में कौन सी पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो गवर्नमेंट बना सकती है? रजा साहब, एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी रियासत की कि जिसके पास जिसको वसाइल के ऊपर बिठा दिया जाता है तो वो उन वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल करता है। उसको ये ख्याल नहीं रहता कि ये मेरे पास अल्लाह ताला की एक अमानत है और ये अवाम जो मेरे पास अख्तियार है ये मैंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें, इस वक्त आपकी तमाम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासी माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, और ऐसी सूरत हाल में जो रियासती वसाइल है उनका बड़ा बेतरीक इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी गाड़ियों के ऊपर इलेक्शन कंपेन्स की जा रही हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को फौरी तौर पे इसका नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे ये जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं या रैलियां हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं तो इनके ऊपर पाबंदी लगाते हुए इनसे जो इनको पाबंद बनाया जाए। इलेक्शन कमिश्नर कैसे पाबंदी लगाएगा? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल के बाद नहीं,
इलेक्शन सुन शेड्यूल ले। के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा सकता है, सर, बिफोर इलेक्शन सर, शेड्यूल सुन ले ही ना। कांट डू एनी। सुन ले मेरी बात। जी सुनाएं। आपको पता है कि आपके जो रूल्स हैं या ये आपका, ये तो गाड़ियां घर लेके ही नहीं जा सकते कानून के मुताबिक। तो ये जो सरकारी गाड़ियां, ये घर में नहीं, ये तो इनको पिक एंड ड्रॉप देने के लिए होती है। फिर इनके घरों में क्यों होती है? इनके घरों को भी छोड़ दे, इनके बेटों के पास होती है, इनकी खवातीन के पास होती है। नहीं, हर जो एक को अलग अलग जो गाड़ी टाइटल है मिलती वो तो इस्तेमाल कर नहीं, सकता है, बट ये है कि मैंने मिस कहा यूज नहीं होना टाइटल चाहिए। इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी रात के 1 बजे अपने हल्के के अंदर कंपेन कर रही हो। तो क्योंकि जब आप कहते हैं ना शफाफ इलेक्शन की बात आप जब करते हैं, तो शफाफ इलेक्शन क्या होता है कि आजाद आप- कश्मीर में आप इलेक्शन तमाम हमेशा लोगों को- शफाफ हुए। मैं सुन लेना कि शफाफ इलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी उम्मीदवार हैं तो उनको ऐसा माहौल फराहम करें ताकि वो अपनी हैसियत में सारे लोग जो है ना जितनी जदोजहद कर सकते हैं, जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो करें। अब एक बंदे को सरकार की तरफ से पेट्रोल मिल रहा है, एक आदमी को सरकार की तरफ से गनमैन मिला हुआ है, एक आदमी को सरकार की तरफ से ड्राइवर मिला हुआ है, एक आदमी को सरकार की तरफ से गाड़ियां मिली हुई हैं, वो उनके ऊपर कंपेन कर रहा है और दूसरा आदमी जो है वो पैदल दौड़ रहा है और आप कहें जी कि आप दोनों का मुकाबला है। ये तो नहीं हो सकता। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इनके नहीं कहता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनसे गाड़ियां छीन ले या इनसे छीन भी ले, नहीं छीन सकता। इतनी आजाद कश्मीर के किसी आदमी में जरूरत नहीं है कि ये जो एमएलए हैं, ये मिनिस्टर हैं, इनसे गाड़ियां छीन ले। जो एमएलए फारग हो गए अनवार उल्लाह की हुकूमत में, उनके पास आज तक सरकारी गाड़ियां मौजूद है, हुकूमत वो नहीं वापस ले सकी। आप कहते हैं कि इन ये जो सिटिंग मिनिस्टर हैं तो इनसे गाड़ियां लेने की नहीं ले सकते। इतना आसान नहीं है इसका मतलब लेकिन है। इतना जरूर कर दें कि इनको पाबंद बनाएं कि आप इनके ऊपर जो है इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते। इनके ऊपर आप अपने हलकों के अंदर जाके जो आप रैलियां निकालते हैं, जो जलसा जुलूस करते हैं, तो उनमें इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आजाद कश्मीर की जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके ऊपर असर। गुलाम साहब, मुझे वन लाइनर आंसर चाहिए कि उन लोगों का क्या अखलाकी मेयार है जिनको कई दफ़ा महकमा ट्रांसपोर्ट लेटर लिख चुका है, महकमा सर्विसेज लेटर लिख चुका है कि गाड़ियां वापस करें, वो वापस नहीं कर रहे। अखलाकी तौर पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये? साहब इनके पास कौन सी अखलाक है? कहाँ की अखलाकियात? इनके पास अखलाकियात होती। आपकी रियासत ने आप जाके असम्बली से निकालने के आए। इन्होंने जितनी दफ़ा कानून साजी के नाम पे असम्बली इजलास बुलाए हैं तो इन्होंने सिर्फ अपनी तनख्वाहों की बात की, अपनी मराद की बात की है। इनको लोगों के मामलात से कोई गरज नहीं है। ये इलेक्शन जीत के आते हैं, पिछले इलेक्शन के पैसे पूरे करने के साथ साथ अगले इलेक्शन के लिए भी अपना माल बनाओ मुहिम इन्होंने शुरू की हुई होती है। बहुत सारे मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। कानून तो ये कहता है कि जो वजीर मशीरा जो एमएलए बन जाता है उसके बाद वो कारोबार नहीं कर सकता। ये वाकई चलो वो एक अलग टॉपिक है। नहीं, ये वाकई कारोबार नहीं करते, लेकिन ये अपने बच्चों के नाम पे करते हैं, ये अपनी खवातीन के नाम पे करते हैं। ये इनके जितने असासे, इनकी कोठियां, इनके बैंक बैलेंस, इनके प्लाजे, इनकी जो साइड बिजनेस कर रहा है, साइड बिजनेस करना कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। किस कानून के? मैं कहता हूँ आजाद कश्मीर का कानून कहता नहीं कर सकते। भाई, अगर आप एमएलए हैं, आपका बेटा, आपकी बेगम, आपका भाई अगर कारोबार करता है तो क्या अमर कहाँ लिखा है नहीं रख सकते? रजा साहब, उनके 14 साल के बच्चे के अकाउंट में 20-20 करोड़ रुपया होता है और यहाँ लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है उनके पास। साहब, आप पर्सनल ना हो। पर्सनल किसके ऊपर हो रहा हूँ? मिसाल के तौर पे मैं पर्सनल किसके हो रहा हूँ? वजीर आजम के ऊपर पर्सनल हो रहा हूँ या किसी शख्स के ऊपर? मैं पर्सनल तो किसी के ऊपर हो ही नहीं रहा हूँ। मैं जनरल बात कर रहा हूँ वजीरों की, मशीरों की। उनमें से कौन सा मेरे लेवल का बंदा है? मैं उनसे बहुत छोटा आदमी हूँ भाई। मैं एक गरीब आदमी हूँ, जंगल से आया हूँ, वादी लिपा से मैं रहता हूँ। मुझे मुजफ्फराबाद इतने गरीब आप नहीं है जितने माशाल्लाह में आने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं। मेरा यहाँ पे किसी के साथ क्या में पर्सनल हो सकता है? पर्सनल बराबरी की बुनियाद पे होता है। मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, वो भी मतलब बाद औकात चलने के काबिल नहीं। उनके पास TX TZ गाड़ियां नहीं। आप माशाल्लाह मोटरसाइकिल आपने वैसे रखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियनर हैं आप। आपका बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे गुलाम अवान जो आज़ाद कश्मीर की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तफसील से बात कर रहे थे। आपने पूरा प्रोग्राम यकीनन मुलाहिज़ा किया होगा। आइंदा पॉडकास्ट तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।